गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आदित्य त्रिपाठी, गोल्डन, दीपक, अजीत, शुभम, अनुराग, सिल्की, तुषार, शिवम, अभिषेक, ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जन्मजात दुखी हैं, बस यहाँ पे आए नहीं कि प्रॉब्लम्स लिखनी शुरू कर दे, जिनकी जिंदगी प्रॉब्लम हो चुकी है। अबे प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ कभी तो, है ना, रिलैक्स होने की कोशिश किया करो। चलिए भाई शुरू करते हैं। मुझे जल्दी से बताइए कि कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कल हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, चाइना, फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री ऑफ कम्युनिज्म। फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री ऑफ कम्युनिज्म। चीन विदेशी अधिपत्य एवं कम्युनिस्टों की विजय। ये टॉपिक रहेगा आज हमारे पास पढ़ने के लिए। समाजवाद और मार्क्सवाद नहीं हुआ है तो मैंने कब कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया? ये बता भाई, ये मैंने कब कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया? और वैसे भी समाजवाद और मार्क्सवाद जब तू पढ़ भी लेगा ना तब भी तेरे को नहीं समझ में आएगा कि समाजवाद और मार्क्सवाद है क्या, क्योंकि वो एक विचारधारा है और तेरी विचारधारा और मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। देशद्रोहियों वाली विचारधारा लेके पैदा हुआ है तू कहाँ समाजवाद और मार्क्सवाद के चक्कर में पड़ गया? अबे भाई अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। जब मैं बोलूंगा ना कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो गई तब माना जाएगा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब वो सिलेबस लिखवाते हुए गलती से समाजवाद और मार्क्सवाद ऊपर लिख लिया होगा तूने तो तुझे लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया, है ना। तेरे जैसे नालायकों की वजह से ना देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में पहुंच चुकी है। सब सही बता रहा हूं मैं। लकीर के फकीर, सारे टॉपिक्स कर लेंगे अब मेरे भाई, टेंशन मत ले। बताओ यार, ये आदमी समाजवाद और मार्क्सवाद की टेंशन में जी रहा है। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की कगार पर आ गए हम और तू अभी तक समाजवाद और मार्क्सवाद भी पढ़ा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना, फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड विक्ट्री ऑफ कम्युनिज्म। चीन विदेशी अधिपत्य एवं कम्युनिस्टों की विजय। चाइना, दोस्तों हम बात करें अगर चाइना के बारे में तो आप जानते हैं कि एशिया की प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण जगह रही चाइना या चीन। और अगर हम बात करें सभ्यताओं के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से ही एक चीनी सभ्यता या एक चाइनीज सिविलाइजेशन भी होती है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में तो हम सब जानते हैं मेसोपोटामिया और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये सबसे पुरानी मानी जाती है, एक दूसरे के कंटेम्परेरी समकालीन मानी जाती हैं और विश्व की सबसे पुरानी
सभ्यताएं मानी जाती हैं। इसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता आती है, और उसके बाद हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। प्राचीन काल से ही चाइना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा एशिया का, और ये एक ऐसा देश था जहां पर एकता, सांस्कृतिक एकता और पूरी तरीके से वहां पर भाषाओं का समन्वय था, और सारे के सारे लोग एक ही संस्कृति और एक ही भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों, चीन के जो लोग थे, चीन के जो रहने वाले लोग थे, वो प्राचीन काल से ही खुद को बाकी विश्व से ज्यादा सभ्य और ज्यादा सिविलाइज्ड माना करते थे। उनका ऐसा मानना था कि एक ऐसा राष्ट्र है चाइना जहां पर सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित है, पूर्ण रूप से डेवलप्ड है, लेकिन बाहर के आउटसाइड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे बर्बर अवस्था में हैं या अनसिविलाइज्ड है। ऐसा मत था चाइना के लोगों का। इसीलिए ध्यान रखेंगे, जो चाइना कंट्री थी या जो ये देश था, ये जो राष्ट्र था, इसके लिए अ वर्ड कुओचिया was used for China. इस देश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जो कुओचिया हुआ करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कुओचिया का मतलब ही क्या हुआ करता था? आवर नेशनल फैमिली, या एक राष्ट्रीय परिवार। क्योंकि चाइना में नेशनल फैमिली या राष्ट्रीय परिवार ही मतलब होता है, मीनिंग होता है कुओचिया का। और ये जो वर्ड है कुओचिया, इसी का इस्तेमाल किया जाता था चाइना के लिए, क्योंकि चीन को एक राष्ट्रीय परिवार माना जाता था। और ध्यान रखेंगे, चाइना के लोगों की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो यही थी कि चीन के लोग अपनी राजनैतिक व्यवस्था को विश्व में सर्वोत्तम मानते थे। और अन्य विश्व को या अन्य देशों को बर्बरता की नजरों से देखा करते थे। इनके अनुसार ऐसा माना जाता था कि चाइना इज द ओनली civilized nation in entire Asia and rest are uncivilized। इसके लोग ऐसा मानते थे कि चीन एकमात्र एशिया का सभ्य देश है और बाकी सभी बर्बर हैं। ऐसा मत था चाइना के लोगों का, और चाइना के लोग ऐसा ही माना करते थे चीन के लिए। लेकिन यूरोपियंस का चीन की तरफ ध्यान आकर्षित कब हुआ?
बात बहुत पुरानी है, 13th सेंचुरी की, 13वीं शताब्दी की, जब 1275 ईस्वी में यूरोप से मार्को पोलो चाइना गया। तो इसी मार्को पोलो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द बुक ऑफ मार्को पोलो, और इसी ने चाइना के बारे में डिस्क्राइब किया, चीन के बारे में वर्णन किया, और इसी ने बताया चीन में होने वाले चाय के उत्पादन के बारे में, रेशम के उत्पादन के बारे में, और चीनी मिट्टी से इस्तेमाल हो या बनने वाले बर्तनों के बारे में। तो यूरोपियंस का ध्यान आकर्षित हुआ किधर? चीन की तरफ। तो कहने का मतलब है कि यूरोपियंस ने या यूरोपीय शक्तियों ने चीन की तरफ रुख तब किया जब मार्को पोलो नामक व्यक्ति या ट्रैवलर की ही एक पुस्तक से चीन के बारे में यूरोपियंस को पता चला। और ये बात कब की थी? 1275 ईस्वी की। 1275 में मार्को पोलो चीन आया और ध्यान रखेंगे यूरोप वापस लौटकर इसने एक पुस्तक के माध्यम से चीन का वर्णन किया, और इसकी पुस्तक का नाम था द बुक ऑफ मार्को पोलो। और इसी पुस्तक से जानकारी मिली यूरोपियंस को चीन के बारे में। और धीरे धीरे यूरोपियंस रुख करने लगे चाइना की तरफ, और धीरे धीरे चीन के साथ व्यापारिक जो संबंध थे वो यूरोपियंस के स्थापित होने लगे। लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब चाइना का ही एक राजा जो मंचू वंश का था, ध्यान रखेंगे 1685 ईस्वी में मंचू शासक 1685 ईस्वी में मंचू शासक राजा कांगसी ने 1685 ईस्वी में मंचू शासक राजा कांगसी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसके तहत विदेशियों को चीन में व्यापार करने की अनुमति दी गई। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे ही विदेशियों को चाइना में व्यापार करने की परमिशन मिली, यूरोपियंस दिमाग से पहले ही उल्टे हुआ करते थे। यूरोपियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू किया। और जब इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू किया गया तो ध्यान रखेंगे 1702 ईस्वी में चीन सम्राट के द्वारा एक नियम बनाया गया जिसके तहत एक विदेशी व्यापारी 1702 ईस्वी में चीन सम्राट के द्वारा एक नियम बनाया गया या एक रूल बनाया गया जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अब एक विदेशी व्यापारी
चीन के केवल एक व्यापारी से ही लेन देन कर सकता है। कहने का मतलब यहां पर विदेशियों को व्यापार करने पर कुछ अंकुश लगा दिया गया। कहने का मतलब विदेशी चीन में व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन केवल और केवल चाइना में उन्हें एक ही व्यापारी को चुनना था और उसी व्यापारी से वो सारा का सारा लेन देन करने का अधिकार रखते थे। इसके अलावा वो और किसी व्यापारी के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब चीन सम्राट ने ये नियम बना दिया और विदेशियों या यूरोपियंस के चीन में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया या उसमें कुछ बैरियर्स लगा दिए गए और ये लिमिटेड कर दिया गया या ये यहाँ पर लिमिटेशन कर दी गई कि एक विदेशी व्यापारी या एक यूरोपियन व्यापारी चीन के केवल एक व्यापारी के साथ ही लेन देन या व्यापार कर सकता है, तो इससे यूरोपियंस को व्यापार करने में परेशानी होने लगी। लंबे समय तक यूरोपियंस इसी तरीके से चीन के साथ व्यापार करते रहे, लेकिन जब उनकी परेशानियां बढ़ी तो फाइनली ध्यान रखेंगे ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण करने का निश्चय किया और चीन और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होने के हालात क्या हुए, उत्पन्न हुए। और हम सब जानते हैं इसी के तहत 1839 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक युद्ध छिड़ा जिसे अफीम वॉर या अफीम युद्ध कहा जाता है। जिसे अफीम युद्ध कहा जाता है। अगर हम बात करें चीन के रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग पूरे यूरोप में थी। और ध्यान रखेंगे 18th सेंचुरी या 18वीं शताब्दी तक चीन सूती वस्त्र का भी एक बड़ा व्यापार या एक बड़ा उत्पादक बन चुका था। कहने का मतलब चाइना में, कहने का मतलब है कि चाइना में ऐसे कई सारे उत्पादों का उत्पादन हुआ करता था जिनकी मांग यूरोप में बहुत हुआ करती थी, जैसे सिल्क, रेशम, चाय, टी और चीनी मिट्टी के बर्तन। इनकी मांग पूरे के पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी तक जो चीन था वो सूती वस्त्रों का भी एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा उत्पादक बन चुका था। कहने का मतलब ब्रिटेन चाइना के साथ व्यापार तो कर रहा था, लेकिन वो जो व्यापार था वो असंतुलित था, वो इम्बैलेंस्ड था, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता था
कि वो चीन से ये सारी की सारी चीजें ले, लेकिन उसके पास एक ऐसा उत्पाद होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बदले में वो चाइना को देकर इस व्यापार को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। इसीलिए जो ब्रिटिश व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटेन और चीन के व्यापार को संतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अफीम का रास्ता निकाला। और ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि हम चाइना से रेशम, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और सूती वस्त्र लेंगे और चीन को बदले में क्या देंगे, अफीम देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारी मात्रा में अफीम का उत्पादन कर रही थी। जिसका निर्यात चीन में किया जा सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ज्यादा से ज्यादा अफीम की खेती करवाई और अफीम का भारी मात्रा में उत्पादन करके उसे कहाँ निर्यात किया, चाइना में निर्यात किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और चाइना के बीच में होने वाला जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ, वो संतुलित हुआ। लेकिन अगर हम अफीम युद्ध के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? लिख लीजिएगा, युद्ध की शुरुआत और अंत। युद्ध की शुरुआत और अंत। ध्यान रखेंगे, फरवरी 1840 में ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण करने की घोषणा की। और ये प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में भी पारित हो गया। अंग्रेजों के द्वारा भारत से दक्षिणी चीन में 16 लड़ाकू जहाज और 4000 सैनिक भेजे गए। जिन्होंने साउदर्न चाइना या दक्षिणी चीन पर हमला किया।
अंग्रेजों के द्वारा ही सेना कहाँ से भेजी गई? भारत से, और भारत से दक्षिणी चाइना में या दक्षिणी चीन में 16 लड़ाकू जहाज और 4000 सैनिकों की टुकड़ी दक्षिणी चाइना में भेज दी गई। और ध्यान रखेंगे इसी टुकड़ी ने जाकर दक्षिणी चाइना पर हमला किया और आसानी से चीन के कैंटन नामक स्थान पर या कैंटन नामक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। चीन के कैंटन नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। और ध्यान रखेंगे इसी के फलस्वरूप 1841 में हुई इलियट की संधि। और ध्यान रखेंगे इसी संधि के तहत हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया। इसी संधि के तहत जो हांगकांग था वो ब्रिटेन को दे दिया गया। और ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1842 में नानकिंग की संधि से इस अफीम युद्ध का अंत हुआ। 29 अगस्त 1842 में ही नानकिंग की संधि हुई ब्रिटेन और चीन के बीच, और इसी से समाप्त हुआ अफीम युद्ध। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में। द्वितीय अफीम युद्ध ध्यान रखेंगे प्रथम अफीम युद्ध में हार के कारण चीन की जनता मंचू शासक के खिलाफ हुई। और अगले 7 सालों में चीन में 100 छोटे विद्रोह हुए।
और ध्यान रखेंगे इनमें सबसे प्रसिद्ध था, इन 100 विद्रोहों में से जो सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था वो माना जाता है, इनमें सबसे प्रसिद्ध था ताइपिंग विद्रोह। इनमें सबसे प्रसिद्ध था ताइपिंग विद्रोह। जो चीन के 11 प्रांतों में फैला, जो चीन के 11 प्रांतों में फैला। और ध्यान रखेंगे 1853 से 1864 तक नानकिंग क्षेत्र पर ताइपिंग विद्रोहियों ने शासन किया। इसके बाद 1857 में ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर दोबारा चीन पर आक्रमण किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर दोबारा से चीन पर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे दोनों फौजों ने मिलकर फिर से कैंटन पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद 1858 में हुई 3 दिन की संधि, जिसके तहत द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन और चीन के बीच समझौता हुआ। और ध्यान रखेंगे इस समझौते के तहत 2 महत्वपूर्ण शर्तें जो मानी गई वो क्या क्या थी। सबसे पहली, ब्रिटेन के जीते क्षेत्रों पर चीन में ब्रिटिश अधिकारियों का आधिपत्य होगा। और दूसरा, चीन में अफीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया गया।
कहने का मतलब जिन जिन क्षेत्रों को ब्रिटेन ने जीता था चाइना में, उन पर ब्रिटिश अधिकारियों का ही अधिकार हुआ और वो बेरोक टोक अफीम का व्यापार चाइना में करने लगे, क्योंकि चाइना में अफीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ब्रिटेन के लोगों ने या क्रिश्चियन मिशनरीज ने या ईसाई मिशनरियों ने चीन के लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया, अपने धर्म का प्रचार शुरू किया और चीन के लोगों का शोषण करना शुरू किया, उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और जब यूरोपियंस ने या जब ब्रिटिशर्स ने चाइना के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन शुरू किया, तो बस इसी के विरोध में एक विद्रोह हुआ, विच इज नोन एज बॉक्सर रिवोल्ट, जिसे हम बॉक्सर विद्रोह कहते हैं। बॉक्सर रिवोल्ट या बॉक्सर विद्रोह 1859 जो हुआ 1859 में। और ध्यान रखेंगे इसका मुख्य कारण, था ईसाई मिशनरियों। बॉक्सर विद्रोह का मुख्य कारण था ईसाई मिशनरियों के द्वारा चीन के लोगों का शोषण करना। और ध्यान रखेंगे इसी के खिलाफ चीन में कुछ संगठन बने। इसी के खिलाफ चीन में कुछ संगठन बने और जिन्हें ईओ छुआ कहा जाता था। जब ईसाई मिशनरियों ने चीन के लोगों का शोषण करना शुरू किया, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो चीन के ही लोगों ने कुछ विदेशी शोषण के खिलाफ संस्थाएं बनाई, कुछ संगठन बनाए और इन्हीं संगठनों को क्या कहा जाता था? ईओ छुआ कहा जाता था। और ईओ छुआ का मतलब ही क्या था? पवित्र और व्यवस्थित मुक्केबाज समाज। इसका मतलब ही था पवित्र और व्यवस्थित मुक्केबाज समाज। इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? बॉक्सर रिवोल्ट कहा या बॉक्सर विद्रोह कहा। इस विद्रोह की शुरुआत शांतुंग प्रदेश से हुई
जो फैलकर इस विद्रोह की शुरुआत शांतुंग प्रदेश से हुई, जो फैलकर पीकिंग क्षेत्र तक जा पहुंचा। इसके खिलाफ ब्रिटेन ने सैन्य कार्यवाही की और पीकिंग पर आक्रमण करके वहां विद्रोहियों की हत्या और लूटपाट शुरू कर दी। और ध्यान रखेंगे, इसी के बाद इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया। और इसी के बाद इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया। और जैसे ही 19वीं शताब्दी खत्म हुई और 20वीं शताब्दी शुरू हुई, इसके बाद चाइना की विचारधारा में भी एक रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आई। और वो चाइना जो अभी तक अपनी पौराणिक विचारधाराओं में फंसा था, जो अभी तक अपनी पौराणिक ही एजुकेशन पद्धति या शिक्षा पद्धति में जी रहा था, वहां पर धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, धीरे धीरे बदलाव होने लगे। और इसी से उभर कर आया चाइनीज रिवॉल्यूशन या चीनी क्रांति। चाइनीज रिवॉल्यूशन या चीनी क्रांति 1905 में चीन से प्राचीन शिक्षा पद्धति 1905 में चीन से प्राचीन शिक्षा पद्धति को समाप्त करके आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। और ध्यान रखेंगे, इसी कारण 1905 के बाद चीनी विद्यार्थी, इसी के बाद 1905 के बाद चीनी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जाने लगे। ध्यान रखेंगे, चीनी क्रांति के लिए चीन की आर्थिक दुर्दशा, चीन की आर्थिक
दुर्दशा भी जिम्मेदार थी। और वो इसलिए क्योंकि चीन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जिसे भोजन उपलब्ध कराने में चीनी सरकार नाकाम थी। और दूसरा कारण ये भी था कि 1910-11 में चीन की नदियों में भयंकर बाढ़ आई थी। और इसीलिए चारों तरफ चीन में विद्रोह का माहौल था। और ध्यान रखेंगे, चीन की क्रांति में या चीनी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर सन यात सेन का रहा। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं को चीनी क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। उन्नीस सौ 5 में चीन के 18 प्रांतों में से 17 प्रांतों के 100 छात्रों ने मिलकर
डॉक्टर सेन के नेतृत्व में, डॉक्टर सेन के नेतृत्व में युंग मेग हुई पार्टी की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे इस पार्टी का उद्देश्य, इस पार्टी का उद्देश्य चीन से मंचू शासन को समाप्त करके, इस पार्टी का उद्देश्य चीन से मंचू शासन को समाप्त करके चीन का राष्ट्रीयकरण करना था। तो ये था दोस्तों चीन के बारे में या चाइना के बारे में। कल क्लास होगी, ध्यान रखेंगे भाई, कल क्लास होगी सेम टाइम पर ही होगी 12:30 से, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं होगी, टाइम चेंज नहीं होगा। कल सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे बैच चलता है, लेकिन कल क्लास होगी 12:30 से, यही वाला जो 1:30 बजे तक का टाइम है। 1 घंटे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन कल भी क्लास होगी, सैटरडे है कल। तो प्लीज़ मैं आपको उस पे एप्लीकेशन पे अपडेट करवा दूंगा। तो कल हम मुलाकात करेंगे और अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होती है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।